मान लीजिए एक कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है, क्या है कंपाउंड गियर ट्रेन, उसके अंदर 6 गियर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 के साथ मैचिंग में, 3 4 के साथ, 5 6 के साथ, ठीक है। तो ड्राइवर जो है फर्स्ट गियर है, ड्रिवन जो है वो 6th गियर है, ठीक है। और उनकी जो टीथ है वो 10 20 30 40 50 60 है लाइन से, गियर 1 पे 10, दूसरे पे 20, तीसरे पे 30 एंड सो ऑन। तो आपको वेलोसिटी रेशियो कितना मिल रहा है? वैल्यू बताओ कितना मिल रहा है, करो एक मिनट, उसे समझ में आ गया ना, उसका वेलोसिटी रेशियो 6:1। ऐसे कैसे आ जाएगा? सिंपल गियर ट्रेन होता तब होता 6:1। कंपाउंड गियर है, पहले ही बोला मैंने कंपाउंड। यदि सिंपल होता ना तब आता 1 2 3 4 5, तब तो कैंसिल आउट हो जाते है ना, T2/T1 into T3/T2 into T4/T3 into T5/T4 into T6/T5, T5 T5 T4 T4 सब कैंसिल होते, केवल T6/T1 बचता, केवल T6/T1 बचता। तो सिंपल के लिए तो ठीक है, 60/10 6 आ जाता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कंपाउंड का। कंपाउंड में क्या है, 1 2 के साथ मैचिंग, 3 4 के साथ, 5 6 के साथ, टीथ ये भी है 10 20 30 मतलब 2 के इन शाफ्ट पे ही 3 माउंट है, एक्चुअली कंपाउंड है। तो ठीक है, हाँ कितना 5/23 24 5/24। मैं क्या चाहिए, N1/N6 चाहिए, हमें ये चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से इसकी फॉर्मूला कुछ ऐसा है, T2 T4 T6 है ना, डिवाइड बाय T1 T5, एक तरफ और एक तरफ इवन ऐसे आता है ना, कुछ याद आ रहा होगा। हां यार, वो से सॉल्व कर कितना आता है 16/9। ये ऐसे बन जाता है ना, N1/N2 जो होता है वो T2/T1 और N3/N4 वो हो जाएगा T4/T3 है ना, और N6/N5 क्या हो जाएगा, N5/N6 T6/T5। ये T मतलब टीथ है, कभी हम Z से बोलते हैं तो Z1 Z2 बात ही की, T6/T5। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 2 और 3 तीनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 16 में क्या आ जाएगा, N2 और N3 कैंसिल होंगे, 16 में क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में, सर 16 में है ना, N2 बराबर N3 है। एक मिनट फिर से देख लो, N1/N2 into N3/N4 into N5/N6, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे, राइट हैंड साइड आपकी हो जाएगी T2/T1 T4/T3 and T5/T6/T5, ये हो जाएगी ना। अब देखो ये N2 और N3 एक ही साथ घूम रहा है ना, एक ही साथ में है, तो इक्वल है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, N4 N5 भी इक्वल है। तो N1/N6 जो है वो नंबर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर ऑफ गियर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टीथ ऑन द इवन नंबर ऑफ गियर्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द टीथ ऑफ द ऑड नंबर ऑफ गियर्स। ये याद रखिए कंपाउंड गियर ट्रेन ऐसे बनेगा। देखो डायग्राम तो बड़ा आसान है, मैंने आपको लैब में भी बना के बताया, बन जाएगा बड़े आराम से। देखो ये मान लो शाफ्ट है, इसका एक टीथ ले लो, ठीक है, इसमें 10 टीथ है आपके, 10 के साथ 20 की मैचिंग है, थोड़ा सा छोटे छोटे दिखा देते हैं, मान लो 20 की मैचिंग है। अब इस 20 में एक शाफ्ट है ना, यहाँ पे एक तीसरा गियर है, उसके 30 टीथ है, 30 के साथ 40 की मैचिंग है, फिर इसका एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ फिर 50 का टीथ है और 50 के साथ फिर T6 है। 1 2 3 4 5 6, so this is the driver, first driver, and this is the last driven, and velocity ratio is this much.
तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20/10, 40/30, 60/, ये ना 16 कितना आ रहा सॉल्व करके 65, तो 3.2। तुमने कितना हो गया? अच्छा समझ गए। तो समझिए छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, मतलब ये ऐसे है करो भाई 1 मिनट इस तरह ले तो कंसेप्ट देखते हैं बच्चे का आता है कि नहीं आता है। बी केयरफुल, मतलब गियर पढ़ने के लिए भी डिजाइन कर रहे हैं तो मतलब गियर रेशो निकालना पड़ता है। मान लीजिए आप वो गियरों की संख्या 6 की जगह 16 हो, तो इसी तरह कर दो T2 T4 T6 डॉट 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 T16 डिवाइड बाय T1 T3 T5 डॉट डॉट T15 एकदम जाएगा। तो एक हम अब गियर की डिजाइन में हमने एक तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया देख लिया है ना, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, बीम स्ट्रेंथ। सबसे पहले तरीका वही रहता है कि वीकर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वीकर की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं एसबी, बस आने वाला फोर्स इस एसबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये कंसेप्ट है गियर पे आने वाला इफेक्टिव फोर्स। तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ठीक है स्ट्रेंथ। एक और दूसरा क्राइटेरिया होता है उसको कहते हैं वियर क्राइटेरिया। वियर वियर में क्या है, पिनियन का टीथ गियर के टीथ से स्ट्राइक तो करता ही है, ठीक है। तो और ये स्ट्राइक रिपीटिशन में होता है ना, बार बार होता है ना, बार बार स्ट्राइकिंग होती है। तो स्ट्राइकिंग होने से क्या होता है, उनके बीच में कांटेक्ट होने से कांटेक्ट स्ट्रेस डेवलप होता है, कांटेक्ट स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे किसी चीज को हथौड़े से आप बार बार पीटते रहे तो वो 10-20 चोटों तक फेल नहीं होगा, लेकिन किसी चोट में वो मतलब वो उसका शेप बिगड़ जाता है, शेप बिगड़ जाता है उसका। तो इस तरह के जो फेल्योर होते हैं उनको कहते हैं फेल्योर ड्यू टू फिटिंग, फेल्योर ड्यू टू वियर, ठीक है। फिटिंग फेल्योर सरफेस प्रॉपर्टी होती है, सरफेस इन्फ्लुएंस फेल्योर, मतलब गियर की सरफेस खराब हो जाती है, वैसे गियर फेल नहीं होता, मतलब वो ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन गियर की सरफेस इफेक्टेड हो जाती है। और सरफेस पे इफेक्ट आने से भी नॉइस वगैरह जनरेट होने लगती है, कहीं मटेरियल बढ़ जाता है फ्लो में, कहीं मटेरियल रिड्यूस हो जाता है, मटेरियल फ्लो हो जाता है, तो आगे उसमें भी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। यूज में बेटर मटेरियल इसमें नहीं, हमेशा ब्रिटल कहां बनाते हैं, कास्ट आयरन के अलावा कास्ट स्टील की भी गियर बनाते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की यूज चाहिए, कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो हमें क्या करना रहता है, कभी-कभी गियर स्ट्रेस में तो अच्छा खासा है, लेकिन वो फिटिंग प्रॉपर्टी, सरफेस इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी उस मटेरियल की ठीक ना होने की वजह से गियर फिटिंग में फेल, ठीक है। तो एक आपकी जो है होती है बीम स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ बेस्ड है, और एक होती है वियर स्ट्रेंथ। तो वियर स्ट्रेंथ को हम बोलेंगे SW, W फॉर वियर, और उसको हम क्या करेंगे SB, B फॉर बीम। ये बीम स्ट्रेंथ है जिसमें स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, और ये SW मतलब वियर स्ट्रेंथ। तो बीम स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या था, MV सिग्मा V बाय लुईस इक्वेशन। तो यहाँ लुईस ने काम किया, यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आ गए, उनका नाम था अर्ले बकिंघम। अर्ले द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्ले बकिंघम। तो इन्होंने भी अपना गियर का काफी काम किया अपने रिसर्च में, ठीक है। इन्होंने भी फिर एक पेपर पब्लिश किया, रिलेशन ऑफ द गियर विद द लोड ऑन द गियर, रिलेशन ऑफ गियर विद द लोड ऑन गियर, कुछ ऐसे टाइटल था उसके ऊपर, ठीक है। तो उस पेपर में इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह डेवलप किए गियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी उसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उसका फॉर्मूला का लास्ट पार्ट देख रहे हैं। तो जो लास्ट पार्ट था वो BQ
डीपी के, बी क्यू डीपी, बी तो वही है फेस में जिसकी वैल्यू 10 है, वो मान लेते हैं, नहीं दी होती है तो मैंने बताया ये 1 2 क्यों नहीं हुई होगी तो उसमें आ जाएगा। तो बी जो है वो तो फेस में है, बी की वैल्यू 8 एम से 12 एम के बीच रहनी चाहिए और जनरली हम 10 एम अज्यूम कर लेते हैं इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड, ये दी है तो फिर उसको यूज करें, ठीक है। उसके बाद एक क्यू पैरामीटर है, इस क्यू पैरामीटर को हम कहते हैं रेशियो फैक्टर, ठीक है। इस क्यू की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं 2ZG डिवाइडेड बाय ZG माइनस ZG क्यू, 2ZG अपॉन ZG माइनस ZG, मतलब ZG नंबर ऑफ द टीथ ऑन द गियर, नंबर ऑफ द टीथ ऑन द पिनियन, ठीक है। अब ये फॉर्मूले भी, ये फॉर्मूला जो है वो एक्सटर्नल असेंबली के लिए है, एक्सटर्नल मैशिंग, एक्सटर्नल मैशिंग, एक्सटर्नल का मतलब यही हो गया जैसे ये पिनियन है ना, ये पिनियन हो गया, ये गियर हो गया, इट इज एक्सटर्नल मैशिंग। एक इंटरनल मैशिंग होती है कि गियर बाहर है और पिनियन, तो दैट इज इंटरनल मैशिंग, ठीक है। तो रेशियो फैक्टर का फॉर्मूला भी इंटरनल के लिए यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाता है, वो भी लिखो ZG डिवाइडेड बाय ZG प्लस और इंटरनल, ठीक है। 2 is the ratio factor. dP is the diameter of the pinion, diameter of the pinion. wear जब होता है, ठीक है, तो पिनियन के ब्रेक होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है गियर की, आपने देखा होगा पिनियन की, तो गियर के फॉर्मूले में पिनियन ही आता है, मतलब यहाँ गियर का कंसेप्ट, कोई बड़ी चीज छोटी चीज से स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो उस केस में छोटी चीज के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो BQ DPK, so it is the diameter of the pinion, and this K, ना, इस K को हम कहते हैं लोड स्ट्रेस फैक्टर, लोड स्ट्रेस फैक्टर, और इसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा C स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा ब्रैकेट 1 by E1 1 by E2 डिवाइडेड बाय 1.4। अब इसमें अल्फा प्रेशर एंगल है, 20 डिग्री होता है और 14.5 डिग्री होता है। जनरली ये क्वेश्चन में आप प्रेशर एंगल ना दिया हो तो हम 20 डिग्री अज्यूम कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है वो 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री अज्यूम कर सकते हैं। So alpha is 20. E1 and E2 are the Young's modulus, or it is the elastic modulus. E1 for the pinion and E2 for the pinion. ठीक है? If both are made of same material, then E1 and E2 must be same. E1 and E2 must be same. So if both are made of steel, then E1 equal to E2 equal to 2 length. फिर कितना होता है इसके लिए, स्टील के लिए E की वैल्यू कितनी होती है? 200, कितनी होती है? 210 गीगापास्कल, 210 गीगापास्कल, 10 to the power 3 मेगापास्कल बोल सकता हूँ, 2,10,000 मेगापास्कल लगभग ये रहती है स्टील के लिए। So if both are made of same material, then E1 must be equal to E2, है ना? ये कंडीशन है when both are made of same material, made of same material, ठीक है। अब ये जो सिग्मा C है, सिग्मा C, ये आपका कॉन्टैक्ट स्ट्रेस और सरफेस इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी
से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक तरह से सिग्मा सी जो है वो सरफेस एंडोरेंस स्ट्रेंथ है, सरफेस एंडोरेंस। मान लीजिए किसी मटेरियल की सरफेस एंडोरेंस स्ट्रेंथ सपोज 55 मेगापास्कल, ठीक है, और उसमें पिनियन और गियर की हिटिंग से सिग्मा सी मतलब कांटेक्ट स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो यदि उसकी वैल्यू 45 है, 55 से कम है, तब तक हमारा पिनियन सेफ है, पिनियन और गियर दोनों सेफ है ना। देखो कांटेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू सरफेस एंडोरेंस स्ट्रेंथ से यदि कम है तो हमारा पिनियन सेफ है, और जैसे ही स्ट्राइक रेट बढ़ गया तो कांटेक्ट स्ट्रेस 55 से 56 हो गया, तो हमारा फिर वो फिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, गियर फेलियर के चांस आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कांटेक्ट स्ट्रेस जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कांटेक्ट स्ट्रेस वो सरफेस एंडोरेंस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर द सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है सिग्मा सी, इसके लिए एक मतलब स्टील के केस में एक साइंटिस्ट थे न्यूमैन, साइंटिस्ट नेम न्यूमैन, तो उन्होंने इसको इस स्ट्रेंथ को ब्रिनल हार्डनेस नंबर से रिलेट किया, सरफेस एंडोरेंस स्ट्रेंथ को BHN ब्रिनल हार्डनेस नंबर से रिलेट किया। तो फिर उन्होंने एक फार्मूला दिया कि सिग्मा सी इज 0.27, ठीक है, 0.27 BHN मल्टीप्लाइड बाय BHN, जो भी BHN नंबर है उस मटेरियल का, और इसकी यूनिट दी उन्होंने kgs per mm square. So this is the value for sigma c which is given by Newman, which is given by Newman. ठीक है, अब मान लीजिए हम इस स्पेशल केस की बात करें कि both are made of same material and steel, है, मटेरियल इज स्टील फिक्स कर दिया हमने मटेरियल, ठीक है, मटेरियल इज फिक्स्ड, मटेरियल इज फिक्स्ड मींस E1 and E2 are fixed and sigma c is also fixed. Material is fixed means it has some BHN value, so it is also fixed. So for steel it is 0.27 into kgf when changes into Newton. When kilogram force is changes into Newton, you multiply by 9.81. So I am multiplying it by 9.81 into BHN. तो अब ये kgf की जगह क्या हो गया, पर एमएम स्क्वायर, ऐसा यूनिट में आ गया, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय, कितना आ रहा है 2.648, 2.648, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं मेगा पास्कल, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और मेगा पास्कल तो एक ही बात है ना, एक ही चीज है, वो उसको कन्वर्ट करोगे तो उतना ही आता है, ठीक है। तो फॉर दिस स्पेशल केस BHN तो ब्रिटल हार्डनेस नंबर है, ठीक है, तो जनरली क्वेश्चंस में वो BHN पूछते हैं, ये BHN बराबर BHN एक अननोन क्वांटिटी है, तो सब कुछ डाटा कुछ दे देते हो, BHN लास्ट में पूछ देते हैं हार्डनेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देन यू विल सेलेक्ट द गियर एज पर दैट हार्डनेस। एक ही मटेरियल में डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट के द्वारा डिफरेंट हार्डनेस जनरेट की जा सकती है, आपने पढ़ा ना नॉर्मलाइजेशन, तो हार्डनेस तो अलग-अलग मेथड में अलग-अलग मिलती है ना। तो फिर हमें जब गियर डिजाइन के बाद जब हम गियर सिलेक्शन करते हैं तो पहले हम हार्डनेस कैलकुलेट कर लें कि हमें कितने हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है इस गियर की सेफ डिजाइन के लिए, फिर उस BHN के अकॉर्डिंग हम अपना गियर सेलेक्ट करते हैं। तो BHN की चिंता मत करो, वो तो एक अननोन क्वांटिटी है अभी फिलहाल। तो इस लोड स्ट्रेस फैक्टर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा सी हमारा कितना आ गया 2.648, so I am writing it here 2.648 square, it is square sin 20
cos of 20 अल्फा मैंने 20 अज्यूम कर लिया है स्पेशल केस ब्रैकेट 1 बाय 2,10,000 प्लस 1 बाय 2,10,000 अभी डिवाइडेड बाय 1. इसको सॉल्व कर दीजिए कितना और इसमें एक वो और है BHN है ना, इसका भी स्क्वायर हो गया और साथ में BHN का भी स्क्वायर हो जाएगा। BHN का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज BHN स्क्वायर सिग्मा c स्क्वायर BHN ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जरा बताइए कितना आता है। हाँ है ना 10 to the power 4 भी आ रहा होगा कितना जरा बताओ 0 पॉइंट नहीं 1.533 into 10 to the power -5 BHN square yeah so this can be written as है ना this can be written as 0.1533 and I am rounding it to 0.16 ठीक है 0.16 BHN divided by 100 whole square ये और ये एक ही बात है बस रूप बदल दिया हमने एक पावर इधर ले लिया -4 नीचे चला गया तो 10 और +4 वो 100 स्क्वायर है। तो ये ऐसे थोड़ा याद रखना इजी रहता है इसी फॉर्म में लोग इसे याद रखते हैं 0.16 BHN by 100 होल स्क्वायर ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होना सिग्मा c की जगह मैं ये लिखूंगा जब दोनों गियर्स स्टील के होंगे प्रेशर एंगल 20 होगा ठीक है। इन दैट स्पेशल केस आई विल राइट सिग्मा c इक्वल टू दिस वन। यदि स्पेशल केस नहीं है क्वेश्चन में अलग-अलग मटेरियल के बने हैं तो फिर सिग्मा c इसी फार्मूले से निकलेगा जो पहले है फिर वो इस तरह से सिंपलीफाई नहीं होगा ठीक है। स्टील यहाँ स्पेशल केस है स्टील तो 0.16 BHN by 100 and the unknown value is only BHN unknown value is BHN तो wear criteria में BHN की बहुत इंपॉर्टेंस है। BHN हम wear criteria से BHN निकाल सकते हैं और BHN के अकॉर्डिंग हम wear को सेलेक्ट कर सकते हैं करेक्ट। तो दिस इज समथिंग अबाउट द wear criteria। अब हमारा गियर दोनों क्राइटेरिया में सेफ होना चाहिए स्ट्रेंथ में भी एज वेल एज देन डिजाइन परफेक्टली होगा। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल जिसमें हम गियर को स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से भी डिजाइन करेंगे साथ में वियर से भी क्राइटेरिया से डिजाइन करेंगे तो हमारे दोनों कांसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे ठीक है। दोनों कांसेप्ट आ जाएंगे और उसके बाद हमारी इस पर गियर की डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी तो इस पर गियर का चैप्टर then we will move to the helical ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक फुल न्यूमेरिकल करेंगे इसमें स्ट्रेंथ और वियर क्राइटेरिया पे फुल न्यूमेरिकल then that will be the last class for इस पर ठीक है। हाँ सिग्मा c के लिए ये सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ के लिए पूरा ये डिफाइंड है सिग्मा c स्क्वायर। हां ये पूरा डिफाइंड है ये प्रेशर एंगल पे भी डिपेंड करता है ये यंग्स मॉडुलस पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो सिग्मा c का है वो ये न्यूमेन यूज कर दिया ना सर न्यूमेन आ गया मतलब अगले बकिंगम और न्यूमेन को मिला के बन गए सर ठीक है ना। सर एक जनरल वैल्यू लगभग नॉर्मल वेयर बताते हैं तो इसके जनरल ऑर्डर क्या होता है BHN कितनी होनी चाहिए लगभग 300 के आसपास BHN 300 के रेंज होना चाहिए 350 300 उससे ज्यादा अगर करेंगे हार्डनेस तो हमारे ऊपर होती है ना। हाँ तो जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ती है ना साथ में ब्रिटलनेस भी उसके अकॉर्डिंग वो होती है प्लस माइनस
then we have to make balance between them as per the application. ठीक है? तो अटेंडेंस दे दो आज की क्लास के लिए. इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. इस वाले जो में को भी स्ट्रेस डिफाइन किया था सर, इसको भी सरफेस एरिया में चेंज होगा. इसको हाँ न्यूमन ने ये बीएचएल की फॉर्म में डिजाइन किया. ठीक है, और उस कंसेप्ट को अर्ले बकिंघम ने गियर के साथ यूज कर दिया, और यूज करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वहां भी कांटेक्ट स्ट्रेस ही है और यहाँ भी कांटेक्ट स्ट्रेस है. तो मैं एक मैं मान लो कोई काम करूंगा, रिसर्च करूंगा और किसी ने पहले से कुछ रिसर्च कर रखी है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ. तो इसमें उसका मैच कर वो एक थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया. ओके कोई डाउट और आपकी किसी की? थैंक यू. अटेंडेंस रोल नंबर लिख लिया सबने? ठीक है, चलिए आई एम एंडिंग द क्लास. थैंक यू.